हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस क्लास में हम बात कर रहे थे गुप्त साम्राज्य के स्रोत क्या क्या हैं, उसकी बात हमने कर ली थी। आज जो बात करेंगे गुप्त साम्राज्य का राजनीतिक इतिहास के बारे में बात करें। राजनीतिक इतिहास यानी कि कौन कौन शासक हुए। ओके, तो संस्थापक के रूप में तो जो नाम मिलता है सबसे पहले वह श्री गुप्त का मिलता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो शासक आता है घटोत्कच आता है। इनको स्वतंत्र संस्थापनाकर्ता माना नहीं जाता है इतिहास में, क्योंकि क्या है कि इनकी जो उपाधि मिलती है महाराज, और महाराज का जो अर्थ होता है वह होता है सामंत, यानी कि ये किसी दूसरे राजा के या वंश के क्या थे, सामंत थे। मेनली जो माना जाता है संभवतः क्या कि वह कुषाणों के सामंत थे। किसके? कुषाणों के सामंत थे। तो एक राजा के अधीन रहते हुए, सामंत रहते हुए कैसे कोई दूसरे वंश की स्थापना कर सकता है। इसलिए क्या है, श्री गुप्त को संस्थापनकर्ता या स्वतंत्र संस्थापनाकर्ता गुप्त साम्राज्य का नहीं माना जाता। तो वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है, तो जो वास्तविक संस्थापक है वह है चंद्रगुप्त प्रथम। 319 ईस्वी से लेकर 334 ईस्वी तक का कार्यकाल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हालांकि नाम लिख लेते हैं हम, श्री गुप्त, फिर उसके बाद घटोत्कच का। संस्थापक श्री गुप्त, फिर उसके बाद कौन होता है शासक? घटोत्कच। ठीक है, उपाधि इनकी महाराज यानी सामंत। वास्तविक जो संस्थापक है कौन है? चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो पहला शासक की बात करेंगे हम, चंद्रगुप्त प्रथम। ओके, चंद्रगुप्त प्रथम, इस हमने बात की 319 ईस्वी से लेकर 334 ईस्वी तक। ठीक है, वास्तविक संस्थापक है गुप्त वंश का चंद्रगुप्त प्रथम। 319 ईस्वी में क्या है, इसका राज्यारोहण होता है, यानी कि यह शासक बनता है, और शासक बनते ही 319 ईस्वी में क्या है, उपाधि धारण करता है। कि कौन सी उपाधि? महाराजधिराज। ओके, याद रखेंगे, महाराजधिराज किसकी उपाधि है? चंद्रगुप्त प्रथम की। 319 ईस्वी में राज्यारोहण के समय शासक बनते समय, और 319 ईस्वी से शुरू होता है क्या, एक संवत, गुप्त संवत। ओके, तो 319 ईस्वी क्या है? गुप्त संवत की शुरुआत होती है, गुप्त संवत। ठीक है, और 319 ईस्वी में ही राज्यारोहण के समय महाराज धीराज उपाधि ली जाती है। किसके द्वारा धारण की जाती है? चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा। ओके, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय फर्स्ट द्वारा क्या है, विवाह किया जाता है। यानी कि लिच्छवी जो था वैशाली में, बिहार में लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इसका विवाह होता है। ओके, किसके साथ? कुमार देवी। पत्नियों का नाम याद रखें, क्योंकि यूपीपीसीएस में क्या है, गुप्त साम्राज्य का राजाओं और उसके सामने पत्नियों का नाम देकर सुमेलित करने के लिए क्वेश्चंस आ चुका है। तो कुमार देवी किसकी वाइफ है? चंद्रगुप्त प्रथम की। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह होता है। इस तरह क्या है, लिच्छवी भी चंद्रगुप्त फर्स्ट के नियंत्रण में आ जाता है या अधीन आ जाता है। ओके, क्यों नियंत्रण में आ जाता है लिच्छवी? क्योंकि वहां कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था, यानी कि कुमार देवी इकलौती पुत्री थी अपने पिता की। ओके, तो इस तरह जो चंद्रगुप्त प्रथम का जो क्षेत्र है, साम्राज्य है, बिहार
और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों तक फैल जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग रहते हैं और बिहार के। और चंद्रगुप्त प्रथम की जैसे प्रीवियस क्लास में भी हमने बात की थी, कोई लेख जारी नहीं किया गया, कोई लेख प्राप्त नहीं हुआ है। तो चंद्रगुप्त प्रथम की शादी किससे थी? कुमार देवी से, कुमार देवी। और जो राजधानी है इनकी क्या है? पाटलिपुत्रा। गुप्तों की राजधानी क्या है? पाटलिपुत्रा। और ये वैष्णव धर्मावलंबी हैं। ठीक है, बहुत सारे मंदिर मिलेंगे जब हम मंदिर की बात करेंगे आर्ट कल्चर में। तो ये हो गया हमारे चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक। लेकिन जो सबसे अधिक विस्तार होता है, साम्राज्य विस्तार, वह किसके द्वारा किया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त द्वारा। ठीक है, सबसे अधिक साम्राज्य विस्तार कौन करता है? समुद्रगुप्त। 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक का समय है किसका? समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त। ठीक है, 334 से लेकर 45 तक। ठीक है, 334 से लेकर 75 तक, नॉट 45, 334 से लेकर 75 ईस्वी तक। ओके, समुद्रगुप्त को पर क्रमांक उपाधि भी दी गई है। गुप्त साम्राज्य का श्रेय, विस्तार का श्रेय समुद्रगुप्त को जाता है। पर क्रमांक उपाधि क्या है? पर क्रमांक। ऐसे लिखा जाएगा, पर क्रमांक। ठीक है, समुद्रगुप्त के कुछ सिक्के मिले हैं, जैसे कि उस पर कांच नाम अंकित है। क्या नाम अंकित है? कांच। और कुछ विद्वान इस कांच का सामंजस्य किससे स्थापित करते हैं? समुद्रगुप्त के नाम से। और उन सिक्कों पर क्या नाम है? सर्वराजोच्छेदता विरुद्ध। सर्वराजोच्छेदता विरुद्ध भी प्राप्त होता है सिक्कों पे। और विरुद्ध जो शब्द है समुद्रगुप्त के अभिलेखों में, समुद्रगुप्त को कहा गया है विरुद्ध। ओके, ऐसा माना जाता है कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ अपने भाइयों के साथ। ठीक है, तो कांच नाम भी किसका है? समुद्रगुप्त का। ओके, मेन जो समुद्रगुप्त के बारे में है वह है विजयों की। उत्तर भारत की विजय और दक्षिण भारत की विजय, दो विजय करता है। उत्तर भारत की विजय और दक्षिण भारत की विजय। ठीक है, उत्तर भारत विजय। उत्तर भारत की विजय की जाती है उसके द्वारा 3 + 9 से समझेंगे, इक्वल टू 12। ठीक है, और दक्षिण भारत की विजय 12। तो टोटल 24 राज्यों को फिलहाल अभी देख रहे हैं। उत्तर भारत विजय और दक्षिण भारत की विजय के तहत 24 राज्यों को जीता जाता है। यहां पर हमने 3 + 9 क्यों लिखा है? कि जो अपने पहले अभियान के तहत जो उत्तर भारत में है, यानी कि आर्यावर्त राज्य हैं, जिन्हें आर्यावर्त कहा जाता था, पहले अभियान में 3 राज्यों को जीता जाता है, विजित किया जाता है। और दूसरे अभियान में दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता जाता है। ठीक है, तो पहले अभियान में 3 और दूसरे अभियान में दक्षिण भारत के 12, और पुनः अभियान, तीसरा अभियान जब चलाया जाता है उत्तर भारत के खिलाफ, 9 राज्यों को या 9 राजाओं को जीता जाता है। इस तरह टोटल क्या है? 12 हुए। तो तीसरे अभियान में 9 राज्यों को जीता जाता है उत्तर भारत के, यानी आर्यावर्त राज्यों को। इन सबकी जो जानकारी प्राप्त होती है विजयों की, वह कहाँ से प्राप्त होती है? जो प्रयागराज का प्रशस्ति लेख है, प्रयाग प्रशस्ति लेख, उसमें ये विजय दी गई हैं पंक्ति वाइज। ठीक है, दक्षिण भारत की विजय को क्या विजय कहा गया है? धर्म विजय। धर्म विजय।
और ये धर्म विजय की संज्ञा कौन देता है? इतिहासकार हैं राय चौधरी। ठीक है। जहां उत्तर भारत की विजय के बाद 12 राज्यों को अप्रत्यक्ष अपने नियंत्रण में समुद्रगुप्त द्वारा ले लिया जाता है, वहीं दक्षिण भारत के जो 12 राज्य हैं, इन राज्यों को क्या है, उनके शासकों को वापस लौटा दिया जाता है। ये स्टेटमेंट सारे याद रखेंगे, क्वेश्चंस यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में किसी भी तरह पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो उत्तर भारत के जो राज्य हैं 12, यानी आर्यावर्त राज्य, इस पर क्या है? प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। ओके, प्रत्यक्ष नियंत्रण। और ये जो 12 राज्य हैं, उनके शासकों को वापस लौटा दिया जाता है। लेकिन इन 12 राज्य के या दक्षिण भारत के जितने भी राज्य हैं, उनका एक प्रतिनिधि समुद्रगुप्त के दरबार में हमेशा रहता था। ठीक है। जैसे अकबर के समय क्या था, प्रत्येक राज्य के राजा उसके दरबार में रहते थे, उसी तरह क्या है, समुद्रगुप्त के समय दक्षिण भारत के इन राज्यों जो वापस किए गए, उनका एक प्रतिनिधि समुद्रगुप्त के दरबार में उपस्थित रहता था। और उस प्रतिनिधि का यह काम था कि वह सुनिश्चित करे कि जो उसका राज्य है, संबंधित राज्य, वह समुद्रगुप्त की नीतियों के अनुसार क्या है, संचालित हो रहा है। ठीक है। बाकी कर वर तो टैक्स देते ही रहते थे, लेकिन उसकी नीतियों के अनुसार क्या है, ये दक्षिण भारत के राज्य संचालित हो रहे हैं। ये जिम्मेदारी किसकी है? जो उस राज्य का प्रतिनिधि है, उसकी है। ओके। तो ये हो गई विजयों की बात। ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति से कहां से प्राप्त होता है? ये दोनों ये कई बार हम बात कर चुके हैं। प्रयाग प्रशस्ति लेख से इन विजयों के बारे में, और भी विजयों के बारे में बात की गई है प्रयाग प्रशस्ति लेख में। ठीक है। याद रखेंगे जो 13 विजयों की बात है, वह प्रयाग प्रशस्ति के 3 विजयों की जो बात है, 13 नहीं, जो उत्तर भारत के 3 राज्यों के विजय की बात है जो पहले अभियान में है, वह प्रयाग प्रशस्ति के 13वें और 14वें पंक्ति में है। याद रख लेंगे, नोट कर लेंगे, 13वें और 14वें पंक्ति में है। और जो तीसरा अभियान है जिसमें 9 राज्यों को जीता जाता है, यह प्रयाग प्रशस्ति के 21वें पंक्ति में दिया गया है। 21वें पंक्ति में उत्कीर्ण है। हम पंक्ति का नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि समय समय पर क्या है, एग्जाम्स आने वाले समय में काफ़ी टफ होते जा रहे हैं। यूपीएससी हो सकता है पंक्ति का नाम देकर समुद्रगुप्त के विजयों को, यह प्रयाग प्रशस्ति का उदाहरण देकर, पंक्ति नाम देकर, उसमें यूपीएससी द्वारा पूछा जा सकता है या पीसीएस द्वारा, स्टेट पीसीएस द्वारा। ठीक है। और दक्षिण भारत के 12 विजयों की जो बात की गई है प्रयाग प्रशस्ति में, वह किस पंक्ति में मिलता है? पंक्ति 19 और 20 में। ठीक है। क्या 3 से याद रख लेंगे, 13 और 14। ठीक है। 13 और 14 और 9 राज्य 21वें में, और दक्षिण भारत का 12 राज्य हैं। ठीक है। 19-20 में है, 19-20 पंक्ति में है। ठीक है। जो उत्तर भारत के राज्य हैं, ओके, उत्तर भारत के राज्य के क्षेत्र की बात करें तो ऊपर सतलज नदी है, सतलज नदी से लेकर नर्मदा तक का क्षेत्र, यानी हिमालय से लेकर कहां तक का क्षेत्र? विंध्य तक का क्षेत्र। ठीक है। सतलज नदी से लेकर नर्मदा तक और हिमालय से लेकर विंध्य तक के क्षेत्रों पर विजय किसने की? आर्यावर्त क्षेत्रों की समुद्रगुप्त ने। ठीक है। 19-20 21वीं पंक्ति हो गई। इसी 21वीं पंक्ति में और भी विजय है। किसकी? 8वीं राज्यों की विजय। ठीक है। 8वीं राज्य यानी कि जंगली राज्य, जो जंगल में थे, यानी कि हिमालय से लेकर विंध्य क्षेत्र तक कि जो बीच का एरिया है। इसी 31 पंक्ति में जो यहाँ 9 राज्यों की बात की गई है, 21वीं पंक्ति में क्या है?
आठविक राज्यों के विजय की बात है। आठविक राज्य कहां से कहां तक थे जिसकी विजय की गई है समुद्रगुप्त द्वारा? वह थे गाजीपुर, यानी उत्तर प्रदेश का जो गाजीपुर जिला है से लेकर जबलपुर, यानी कि एमपी के जबलपुर राज्य के बीच के जो वन क्षेत्र था, उन राज्यों को, यानी आठविक राज्यों को, वन राज्यों को समुद्रगुप्त द्वारा विजय किया जाता है। यह अभी 21वीं पंक्ति में है जहां ये 9 राज्य हैं। ओके, अगली जो बात कर रहे हैं 22वीं पंक्ति में क्या दिया गया है? सीमावर्ती राज्य भी होंगे। सीमावर्ती राज्य यानी समुद्रगुप्त के राज्य के सीमा पर स्थित राज्य, जैसे मगध में है तो ऊपर नेपाल, ठीक है, मगध में है, बिहार का मैप देखेंगे तो क्या है? नेपाल। सीमावर्ती राज्यों में नेपाल, ठीक है, बांग्लादेश, पूर्व में बांग्लादेश, पश्चिम में करतारपुर यानी पंजाब साइड की विजय की जाती है, असम की विजय की जाती है जिसे कामरूप कहते थे, ठीक है। इन राज्यों के भी क्या, सीमावर्ती राज्यों की विजय समुद्रगुप्त द्वारा की जाती है। ओके, कुछ विदेशी राज्य भी अभी बसे हुए हैं, मतलब बचे हुए हैं, जैसे कुषाण, शक, पूरी तरह इनका उन्मूलन नहीं हुआ या समाप्त नहीं हुए हैं। विदेशी, ठीक है, तो कुषाण अभी कहां बचे हैं? कुषाण अभी पश्चिम पंजाब में है। कहां है कुषाण? कुषाणों की विजय की जाती है। कुषाण पश्चिम पंजाब, पश्चिम पंजाब यानी पेशावर में रहता है, और कोई नाम पूछा दिया जाता है, मिलाने के लिए दिया जा सकता है समुद्रगुप्त का, इसलिए नाम लिख लेते हैं। समुद्रगुप्त के समय जो कुषाण शासक है पेशावर में पश्चिमी पंजाब के, वह कौन है? केदार कुषाण। क्या नाम है? केदार कुषाण, ठीक है, केदार कुषाण, इनके साथ भी इसका संबंध है, ठीक है। शक भी है, अभी विदेशी संबंध की बात कर रहे हैं हम, तो शक कहां बचे हैं? अभी पश्चिमी मालवा में है, ठीक है। उज्जैन, इंदौर और राजस्थान से लगता क्षेत्र जो है वो क्या है? मालवा क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। शक अभी कहां है? पश्चिमी मालवा में है, गुजरात में है, काठियावाड़ के में शासक हैं उनके। और इनका जो समुद्रगुप्त के समय शक शासक है वह कौन है? रुद्र सिंह तृतीय। याद रखेंगे, रुद्र सिंह तृतीय। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं समुद्रगुप्त के समय शक शासक, कुषाण शासक। एक विदेशी राज्य की और प्राप्ति होती है जिसकी मरुंड, जिसको नाम है मरुंड। ओके, तो हालांकि मरुंड या मुरुंड की पहचान नहीं हो पाई है इतिहास में, और इतिहास में उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन लेखों में उसका नाम है मुरुंड, ठीक है। सिंघल द्वीप, सिंघल का नाम जानते हैं, श्रीलंका। जो चौथा है, तीसरा तो मुरुंड हो गया, चौथा सिंघल यानी आज का श्रीलंका। श्रीलंका का शासक है मेघवर्मन। मेघवर्मन द्वारा समुद्रगुप्त के दरबार में दूत भेजा जाता है। किस लिए भेजा जाता है? कि वह गया में एक मंदिर, बुद्ध मंदिर का निर्माण की अनुमति मांगता है समुद्रगुप्त से। दूत के माध्यम से अनुमति समुद्रगुप्त द्वारा दी जाती है। और गया में क्या है? गया में बुद्ध मंदिर का निर्माण होता है। गया में बुद्ध मंदिर का निर्माण मेघवर्मन द्वारा करवाया जाता है। मेघवर्मन द्वारा एक मंदिर का निर्माण कराया जाता है, बौद्ध विहार वहां बनता है। याद रखेंगे, श्रीलंका राजा कौन था जिसने गया में बौद्ध मंदिर निर्माण कराया समुद्रगुप्त के समय इजाजत लेकर? वह कौन है? मेघवर्मन। और जो पांचवें विदेशी राज्य हैं उसको नाम दिया गया सर्वद्वीप वासिभिः।
सर्वद्वीप वासी भी है। ठीक है, इसकी जो पहचान की जाती है वो बात की जाती है कि जो दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीप हैं, ओके, साउथ ईस्ट एशिया के जो द्वीप हैं उन पर आधिपत्य या वे अधीन थे या उनका उन पर प्रभाव था समुद्रगुप्त का, ऐसी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, सर्वद्वीप वासवी। इतनी सारी विजय हैं समुद्रगुप्त की जो बात की हमने अभी, और इन सभी विजयों में समुद्रगुप्त अपने जीवन काल में क्या है, कभी भी पराजित नहीं हुआ। समुद्रगुप्त कभी भी पराजित नहीं हुआ। इसीलिए इतिहासकार, अंग्रेज इतिहासकार विंसेंट स्मिथ द्वारा क्या है, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। हालांकि यह स्टेटमेंट उतना सही नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि समुद्रगुप्त कब है, 4th AD में, और नेपोलियन कब है, 19th AD में। ठीक है, 19वीं शताब्दी में। कहाँ समुद्रगुप्त, 5th AD में, और नेपोलियन 19th AD में। तो होना तो ये चाहिए कि यूरोप का समुद्रगुप्त, लेकिन मैक्सिमम इतिहास क्या है, अंग्रेजों द्वारा लिखा गया, इसलिए क्या है, उन्होंने क्या कहा, भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी समुद्रगुप्त को। किसने, विंसेंट स्मिथ ने। भारत का नेपोलियन किसने कहा, विंसेंट स्मिथ ने। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, परक्रमांक उपाधि थी। एक और उपाधि क्या है, कविराज है, क्योंकि ये वीणा प्रेमी था, वीणा बजाने में कुशल था, प्रवीण था। ठीक है, वैष्णव धर्मावलंबी थे, लेकिन एक बौद्ध विद्वान वसुबंधु क्या है, समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। क्या नाम है उनका, वसुबंधु। वसुबंधु, बौद्ध विद्वान वसुबंधु। ठीक है, ये सब फैक्ट याद रखेंगे। ये तो समुद्रगुप्त के बारे में बात हो गई। बाकी सिक्कों की बात हम करेंगे किसमें, जब सिक्के पढ़ेंगे। अगला जो शासक है जिसकी ऐतिहासिकता पर लोग सवाल उठाते हैं और कुछ इतिहासकार उसे ऐतिहासिक भी मानते हैं, वह कौन है, रामगुप्त। ठीक है, रामगुप्त 75 से 80, 5 साल, 5 साल का ही कार्यकाल है। रामगुप्त, ओके। 375 से लेके 80 तक रामगुप्त। रामगुप्त की ऐतिहासिकता बहुत विद्वान नहीं मानते हैं, लेकिन एक विद्वान है सिल्वा लेवी। क्या नाम है उनका, सिल्वा लेवी। सिल्वा लेवी कुछ प्रमाण देते हैं इसके गुप्त शासक होने का। सिल्वा लेवी, याद रखेंगे यह नाम, सिल्वा लेवी। क्या प्रमाण देते हैं, इसकी ऐतिहासिकता का क्या प्रमाण देते हैं, गुप्त शासक था यह रामगुप्त। सिल्वा लेवी गुप्तकालीन शासक मानते हैं। क्यों मानते हैं, कुछ पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत की यह क्या है, बात करते हैं। जैसे पहला पुरातात्विक स्रोत बेसनगर का ताम्रपत्र, उसमें पहला बेसनगर का ताम्रपत्र, बेसनगर से ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, उसमें क्या है, रामगुप्त का नाम मिलता है। बयाना, बयाना वहां से 6 चांदी के सिक्के मिले हैं। क्या मिले हैं, 6 चांदी के सिक्के रामगुप्त के नाम के, बयाना से। छह चांदी सिक्के। और तीसरा साहित्यिक स्रोत जो देते हैं, जो बात करते हैं सिल्वा लेवी, एक पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है,
विशाख दत्त द्वारा। क्या कहानी मिलती है देवी चंद्रगुप्तम में? कि जब बाह्य आक्रमण होता है रामगुप्त के समय, ठीक है, शकों का, तो इसके डर से यह अपनी पत्नी क्या है, ध्रुव देवी को उनको सौंप देता है, ध्रुव शासक, शक शासक को। क्या नाम था? ध्रुव देवी। ऐसी कहानी मिलती है। ध्रुव देवी पत्नी नाम मिलता है चंद्रगुप्त द्वितीय का भी, जो इसका भाई था ध्रुव देवी। तो जब शकों का आक्रमण होता है रामगुप्त पर, तो अपनी पत्नी ध्रुव देवी को क्या है, उसके साथ शासक को क्या सौंप कर संधि कर लेता है। इससे क्या क्रोधित होकर इसका भाई जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, वह ध्रुव देवी के रूप में शक शासक के पास जाता है, मतलब गेटअप लेकर ध्रुव देवी का, और शक शासक का क्या है, हत्या कर देता है। और बाद में अपने भाई रामगुप्त की भी क्या है, हत्या कर दी जाती है, और उसकी पत्नी ध्रुव देवी से शादी कर ली जाती है, यानी अपनी पत्नी बना लिया जाता है। यह कहानी मिलती है देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त से। इससे क्या है, रामगुप्त की ऐतिहासिकता प्राप्त होती है। और भी परवर्ती स्रोत हैं गुप्त शासकों के बाद के, गुप्त वंश के बाद के, जैसे हर्षचरित का हर्षचरित जो पुस्तक लिखी गई है हर्ष के वाणभट्ट के, उसमें भी क्या है, रामगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। यही कहानी राजशेखर की काव्य मीमांसा मिलती है। और जो राष्ट्रकूट अमोघ वर्ष है उसका ताम्रपत्र है संजानपुर ताम्रपत्र में भी क्या है, जानकारी प्राप्त होती है रामगुप्त की। सांगली और खंबात का ताम्रपत्र है गोविंद फोर्थ की, ठीक है, राष्ट्रकूट शासक गोविंद फोर्थ के सांगली व खंबात ताम्रपत्र से भी क्या है, ये स्रोत मिलते हैं, परवर्ती स्रोत रामगुप्त से रिलेटेड। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यूपीएससी पूछ सकती है कि रामगुप्त की ऐतिहासिकता को प्रमाणित करने वाले स्रोत कौन कौन से हैं। ये तो दिए ही हैं, बाकी परवर्ती स्रोत कौन सा हो गया, वाणभट्ट रचित हर्षचरित, राजशेखर द्वारा रचित काव्य मीमांसा, और संजान ताम्रपत्र राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष का, और गोविंद फोर्थ राष्ट्रकूट शासक का सांगली व खंबात ताम्रपत्र। ठीक है, तो याद रखेंगे ये सब। अभी बात की हमने रामगुप्त की हत्या उसके भाई चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा यानी विक्रमादित्य द्वारा कर दी जाती है। उपाधि है विक्रमादित्य। तो अगला शासक गुप्त वंश में कौन है? चंद्रगुप्त फोर्थ की बात, फोर्थ नंबर पे कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। कार्यकाल 80 से 380 से लेकर 415 तक, 380 से लेकर 415 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय रामगुप्त की हत्या करके क्या है, शासक बनता है। ठीक है, ध्रुव देवी से शादी करता है, और एक पत्नी है इसकी कुबेर नागा, जो नाग वंश को के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करता है तब। ठीक है, ध्रुव देवी कुबेर नागा, ध्रुव देवी कुबेर नागा, नागवंश की राजकुमारी है। कुबेर नागा से ही पुत्री उनकी प्राप्त होती है, कौन सी? प्रभावती गुप्ता, जिसकी शादी वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन तृतीय से की जाती है। वैवाहिक संबंध अभी हम देखेंगे। सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय। उपाधियां हमने देखी, विक्रमादित्य देखा, पत्नियों का नाम देखा, और भी उपाधियां हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की, जैसे देवराज, देवगुप्त। ठीक है, देवराज, देवगुप्त, देवर्षि, परम भागवत,
ओके, परम भागवत। वाहरिक, वाहरिक यानी वनों को जीतने वाला। यकारी, यकारी यानी कि गुणों से जो संपन्न हो, उसे क्या कहते हैं? यकारी। तो क्या क्या उपाधियां हैं इसकी? उपाधियों की बात करें तो देवराज, देवगुप्त, देवर्षि, ठीक है, देवगुप्त, देवर्षि, ठीक है, परम भागवत, परम भागवत, क्योंकि वैष्णव धर्म को मानने वाले हैं, भागवत धर्म को मानने वाले हैं। परम भागवत, यकारी और वाहरिक। वाहरिक, वाहरिक यानी वनों को जीतने वाला, और यकारी यानी गुणों से संपन्न। ये सारी इसकी क्या है? उपाधि हैं। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो कार्यकाल है 375 से 415 ईस्वी, वो क्या है? गुप्तों का स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है, चाहे प्रशासन में हो, चाहे साहित्यिक स्रोत में हो, ठीक है, चित्रकला में हो, सिक्कों के निर्माण में हो, अभिलेखों के निर्माण में हो, क्या है? स्वर्ण काल है गुप्तों का, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। अपने राज्य का विस्तार इसके द्वारा कैसे किया था? वैवाहिक संबंध स्थापित करके। ठीक है, सबसे पहले जो बात की हमने, कुबेर नागा पत्नी नागवंश की राजकुमारी के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके किया जाता है। ठीक है, 1 मिनट। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो हम बात कर रहे थे कि चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा अपने राज्य का विस्तार किया जाता है वैवाहिक संबंधों द्वारा। जो उसकी पत्नी है कुबेर नागा, वह किस वंश की थी? नागवंश। नागवंश से शादी की जाती है, और नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से शादी की विवाह होता है। ठीक है, और इससे पुत्री जो प्राप्त होती है, क्या नाम था? प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता या प्रभावती गुप्त पुत्री होती है। ठीक है, कुबेर नागा से। दूसरा जो वैवाहिक संबंध स्थापित किया जाता है वाकाटकों से। किससे? वाकाटक से। वाकाटकों से। वाकाटक कहां है? महाराष्ट्र में। और अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का जो शादी है, प्रभावती गुप्ता की शादी, प्रभावती गुप्त या गुप्ता कहें, ठीक है, वाकाटक नरेश रुद्रसेन तृतीय के साथ की जाती है। किसके साथ? रुद्रसेन तृतीय के साथ प्रभावती गुप्ता की शादी करके क्या है? वैवाहिक संबंध स्थापित किया जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा। ठीक है, और अब दोनों राजवंश से एक हो गए, संबंधी हो गए। तो इनकी जो समृद्ध शक्ति है, वह मालवा उज्जैन के जो सख्त शासक हैं, शकों का संपूर्ण रूप से क्या है? उन्मूलन कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? उन्मूलन। ठीक है, और उन्मूलन करने कब किया जाता है? उन्मूलन, शकों का उन्मूलन 409 ईस्वी में। ठीक है, 409 ईस्वी में शकों का उन्मूलन कर दिया जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय और वाकाटकों द्वारा मिलकर। और इसी के उपलक्ष्य में क्या है? दूसरी राजधानी बनती है उज्जैन चंद्रगुप्त द्वितीय की। तो दूसरी राजधानी कौन सी थी चंद्रगुप्त द्वितीय की? उज्जैन, जहां शक थे पहले। और उज्जैन में व्याघ्र शैली के क्या है, यानी कि बाघ शैली के, व्याघ्र शैली के सिक्के चलाए जाते हैं, जो कैसे थे? चांदी के थे। ठीक है, तो चांदी के सिक्के चलाए जाते हैं उज्जैन में। दूसरी राजधानी बनती है उज्जैन शकों को हराने के बाद 409 ईस्वी में।
वाकाटक और चंद्रगुप्त द्वारा। अगले जो वैवाहिक संबंध स्थापित किया जाता है वो कदम्ब। कदम्ब कहाँ है? कुंतल प्रदेश, कुंतल यानी कि आज का कर्नाटक, कुंतल यानी आज का कर्नाटक। ऐसा वर्णन मिलता है, एक अभिलेख है साउथ में, तालगुंड, क्या सा तालगुंड अभिलेख। क्या जानकारी मिलती है तालगुंड अभिलेख से? कि एक शासक है कदम्ब वंश का, काकुत्स वर्मन। काकुत्स वर्मन ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र, कौन है चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र? कुमार गुप्त के साथ किया। कौन है शासक? काकुत्स वर्मन। ठीक है, काकुत्स वर्मन द्वारा क्या है, अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त प्रथम के साथ किया जाता है। वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाते हैं साम्राज्य विस्तार में। ठीक है, तो ये तो वैवाहिक संबंध द्वारा हो गया साम्राज्य विस्तार। विजयों की बात करें, चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों की, तो जो जानकारी हमने पहले ही बात की थी, महरौली, मथुरा, गढ़वा के लेखों द्वारा। प्रीवियस क्लास में बात की थी जब स्रोत पढ़ रहे थे, तो महरौली के बारे में बात की थी। दक्षिणी दिल्ली में महरौली स्थित है, कुतुब मीनार के पास, जहाँ कुतुब मीनार भी है, वहाँ एक लौह स्तंभ है, उसमें चंद्र नामक शासक का क्या है वो उल्लेख है। और वह चंद्र नामक शासक कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। महरौली का लेख हम पढ़ चुके हैं। और इसी महरौली लेख पे क्या है कि चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पश्चिम के राज्य यानी कि सिंधु के पार क्या है, बाहुलिकों यानी बल्ख को क्या पराजित किया जाता है। और सुदूर पूर्व में किसको पराजित किया जाता है? बंगाल को, बंगाल के शासकों को पराजित किया जाता है। ठीक है, महरौली लेख में ये है। इसकी बात मैंने प्रीवियस क्लास में कर ली थी, जो हम बात कर रहे थे कि और कौन सी विजय, शक विजय मालवा में। ओके, किसको हराया जाता है? शकों का विजय जो की जाती है, शक मालवा यानी उज्जैन क्षेत्र में। कौन है? रुद्र सिंह द्वितीय को, रुद्र सिंह द्वितीय। ये बात की तुमने 409 ईस्वी में, 409 ईस्वी में। ओके, ये विजय, एक विजय हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों की। दो तीन नवरत्नों की बात प्रीवियस क्लास में की थी हमने, साहित्यिक स्रोत में कालिदास की बात की थी, वराहमिहिर की बात की थी, अमर सिंह की बात की थी। ठीक है, तो नवरत्न कौन कौन है? नवरत्न हम देख लेते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के। मिडिवल इंडिया में भी नवरत्न थे शासक के पास। कौन था शासक? अकबर। अकबर के पास भी क्या थे? नवरत्न थे। नवरत्न यानी कि वो 9 विशेष लोग जो अपने अपने क्षेत्र में क्या हो, महारत हासिल रखते हैं। जैसे कालिदास साहित्य के क्षेत्र में थे, वराहमिहिर क्या थे? गणितज्ञ खगोल शास्त्री थे। बेताल भट्ट क्या है? जादूगर था। तो नाम हम लिखते हैं जैसे कौन कौन से? कालिदास। धनवंतरी आयुर्वेद में थे कालिदास। वराहमिहिर, शंकु, अमर सिंह, धनवंतरी, छपड़क, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन क्या है, ऑप्शन में दिया जाता है
चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल थे। ठीक है, नाम याद रखें, कालिदास, वराहमिहिर, शंकु, अमर सिंह, धनवंतरी, छपड़ा। कितने हो गए? 3 3 6 हो गए। ठीक है, और कौन है 3 लोग? बेताल भट्ट, सात हो गए। 2 और कौन है? बेताल भट्ट, बेताल भट्ट के बाद कौन आएगा? वर रुचि और घट कर पर। वर रुचि, कुछ लोग आर्यभट्ट को भी जोड़ देते हैं। आर्यभट्ट क्या थे? आर्यभट्ट नहीं, आर्यभट्ट 499 में उनका पैदाइश है पटना में, ये कहाँ 415 तक ही है। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के क्या है? 9 रत्न है। ये नाम याद रखेंगे, ऑप्शंस में दिया जा सकता है कौन कौन थे या कौन नहीं था चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में। ओके, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय एक फेमस चीनी यात्री आता है जो अपने विवरण देता है उस समय के भारत के बारे में। उसका क्या नाम था? फाहियान। 399 ईस्वी में आता है और 414 ईस्वी तक रहता है। 399 से 414 तक। कौन है चीनी यात्री? फाहियान। चीनी भाषा में फा का मतलब क्या होता है? धर्मयान का मतलब होता है आचार्य, धर्माचार्य भी कहते हैं इसको। इसके बचपन का नाम था क्या? कुड। कुड, ठीक है, याद रखें। चीनी फाहियान किसके समय आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। कब है? 399 से 314 ईस्वी। नाम तो बहुत सुने, हो सकता है क्या पूछ दे ईयर कब आया, कितने वर्ष तक रहा? 399 से 414। ठीक है, 414 ईस्वी तक। तक्षशिला, गांधार होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए, ठीक है, मध्य भाग में आता है, यानी मध्य देश में आता है। ठीक है, उसमें मध्य भाग क्या कहलाएगा? जब पाकिस्तान भी इंडिया का पार्ट था, अफगानिस्तान भी था, तो मध्य भाग राजस्थान, गुजरात, ठीक है, एमपी, उत्तर प्रदेश, मगध, महाराष्ट्र का एरिया, मध्य भाग। तो मध्य भाग में आता है और मध्य भाग को यह क्या कहता है? मध्य भाग को कहता है ब्राह्मण देश। क्या नाम देता है? ब्राह्मण देश। ऐसा वो क्यों कहता है? क्योंकि क्या था? ब्राह्मणों का ही वर्चस्व था उसमें। ब्राह्मण धर्म का ही क्या था? बोलबाला था। ठीक है, मंदिर ही मंदिर रहे होंगे, उसने देखा होगा ब्राह्मणों का पूजा पाठ से लेकर सब कुछ। लोग उस धर्म को मान रहे हैं, ब्राह्मण धर्म को, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, ठीक है, शाक्त धर्म। इसने मध्य भारत को क्या कहा या मध्य देश को क्या कहा? ब्राह्मणों का देश का। और क्या विवरण दिया समाज स्थिति कि ब्रह्म मध्य देश में मृत्यु दंड नहीं है, मृत्यु दंड नहीं दिया जाता, केवल आर्थिक दंड दिया जाता है। और अगर कोई राजद्रोह करता है तो उसका राजद्रोह के रूप दंड जो देता है, उसका दाहिना हाथ क्या है? काट लिया जाता था। ठीक है, दाहिना हाथ। चूंकि ब्राह्मण धर्म को मानने वाले लोग हैं तो मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, इसका क्या है? मध्य देश के लोग, जनता भी क्या है? उपयोग नहीं करती, उपभोग नहीं करती, सिवाय किसके? चांडालों के। चांडाल इसके अपवाद चांडाल करते थे। और चांडाल क्या थे? समाज से बहिष्कृत थे। ओके, समाज से बहिष्कृत थे। और क्या विवरण देता है मध्य देश के बारे में? कि यहाँ बोचड़ खाने नहीं है, मदिरालय नहीं है, ठीक है, पशुओं का व्यापार नहीं होता है। ओके, और जो सेल परचेज है, क्रय विक्रय है, वह किसमें किया जा रहा है? जैसे आज हम क्या रुपयों में करते हैं, गुप्त काल में कौड़ियाँ क्या थी? क्रय विक्रय का माध्यम थी। क्रय विक्रय कैसे किया जा रहा है? कौड़ियों के माध्यम से। तो ये सारे विवरण फाहियान द्वारा दिए जाते हैं। पूरा देश घूमा जाता है, प्रतिलिपियाँ बौद्ध साहित्यों की इकट्ठी की जाती हैं, और फिर जो ताम्रलिप्ति बंदरगाह है पश्चिम बंगाल में, वहाँ से होते हुए क्या है?
दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से होते हुए वापस 1414 तक वापस चाइना लौट जाता है। ठीक है, तो ये बात होगी हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। अगली जो बात करेंगे हम किसकी, चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम 414 से लेके 455 तक, 414 से लेके 455 तक या 415 से लेके 55 तक। इसकी जो उपाधि है महेंद्रादित्य, उपाधि महेंद्रादित्य। ठीक है, महेंद्रादित्य। वेन संग जो बाद में आता है, इसको उसकी जो पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ द ईस्ट, या जिसको चाइना में क्या भाषा में क्या कहते हैं, CUK, उसमें एकादित्य उपाधि भी इसकी बताई जाती है। कौन सी उपाधि, एकादित्य। यह उपाधि कौन देता है, वेन सांग। वेन सांग की पुस्तक कौन सी है, CUK, CUK चाइनीज शब्द है। इसका अर्थ क्या हुआ, हिस्ट्री ऑफ द ईस्ट, यानी कि पूर्व का इतिहास। किसकी पुस्तक है, वेन सांग की। कई जगह जानकारी मिलती है कि कुमारगुप्त का जो भाई है गोविंद गुप्त, उससे क्या है, उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है। ठीक है, इसकी माता का नाम ध्रुव देवी है। क्या है इसकी माता का नाम, ध्रुव देवी। ध्रुव देवी से कुमारगुप्त प्रथम और कुबेर नागा से प्रभावती गुप्ता। ध्रुव देवी कुमारगुप्त गुप्त राजवंश का पहला शासक है जिसने सर्वाधिक अभिलेख जारी किए। कितने, सर्वाधिक अभिलेख जारी किए, करीब 18। कुछ की प्राप्ति हुई है, कुछ को जानते हैं लोग। ठीक है, जैसे विलक्षण लेख की बात की थी हमने, मथुरा की बात की थी, गढ़वाल लेख की बात प्रीवियस लेक्चर में की थी। आज दो चार और की बात कर लेते हैं, जैसे करमदंडा। करमदंडा लेख की बात करते हैं। करमदंडा कहां है, अयोध्या, पहले फैजाबाद था। यह कहां है, अयोध्या में। ठीक है, शिव प्रतिमा के अधोभाग पर क्या है, आधे भाग पर उत्कीर्ण है। शिव प्रतिमा के अधोभाग पर यह अभिलेख है कुमारगुप्त से संबंधित। तो इसको किसने उत्कीर्ण कराया था, कुमारगुप्त का मंत्री था पृथ्वी सेन, उसके द्वारा क्या है, करमदंडा लेख का, यानी कि शिव प्रतिमा के अधोभाग पर क्या है, उत्कीर्ण कराया जाता है। अगला जो लेख है सांची का लेख। सांची लेख क्या है, सांची लेख से क्या जानकारी मिलती है, धन दान देने की जानकारी प्राप्त होती है। धन दान किसको, एक संघ बनाया गया था आर्य द्वारा, धन दान। किसको धन दान दिया, आर्य संघ, एक संघ था आर्य संघ, उसको धन दान देने की बात है किसमें, सांची लेख में। ठीक है, अगला अभिलेख है उदयगिरी। उदयगिरी लेख। ठीक है, उदयगिरी लेख, उदयगिरी लेख जो है जैन अभिलेख है। क्या है, जैन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा अभिलेख कुमारगुप्त का जैन अभिलेख है। क्यों जैन अभिलेख है, क्योंकि इसमें वर्णन मिलता है
एक शंकर नाम के व्यक्ति द्वारा क्या कि पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित की गई। किसकी? पार्श्वनाथ की। किसके द्वारा? एक शंकर नाम के व्यक्ति द्वारा। ठीक है, तो उदयगिरी क्या है? मेनली जैन अभिलेख है। अगला अभिलेख तुमैन। तुमैन लेक। तुमैन कहाँ है? ग्वालियर में। कहाँ है तुमैन? कहाँ प्राप्त हो? ग्वालियर एमपी। क्या है तुमैन? ग्वालियर वाले लेख में। इसमें कुमार गुप्त को उपाधि दी गई है शरदकालीन सूर्य कहा गया है। क्या कहा गया है? याद रखेंगे, कुछ हो सकता है कि कुमार गुप्त को किस अभिलेख में शरदकालीन सूर्य कहा गया है? शरदकालीन सूर्य। किसको? कुमार गुप्त प्रथम को। कुमार गुप्त फर्स्ट को क्या है? शरदकालीन सूर्य कहा गया है। तुमैन ग्वालियर में जो जगह है वहां पर का अभिलेख है तुमैन। ठीक है, शरदकालीन सूर्य। और अगला मन कुंवर। क्या है? मन कुंवर लेक। ओके, यह कहां? मन कुंवर लेक, इलाहाबाद यानी आज का प्रयागराज। ठीक है, यह जो बुद्ध प्रतिमा है यहां पर मन कुंवर में, प्रयागराज में, बुद्ध प्रतिमा के निचले भाग में उत्कीर्ण है। ठीक है, बुद्ध प्रतिमा के निचले भाग में उत्कीर्ण है। तो क्वेश्चन घुमा के भी पूछे जा सकते हैं कि बुद्ध प्रतिमा के निचले भाग में कौन सा अभिलेख है उत्कीर्ण है? तो मन कुंवर है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा कि शिव प्रतिमा के अधोभाग पर उत्कीर्ण अभिलेख है कुमार गुप्त का, कौन सा है? करमदंडा। तो क्वेश्चन किसी तरह भी घुमा के पूछे जा सकते हैं, याद रखेंगे ये सारे। ये तो बात हो गई अभिलेखों के कुमार गुप्त से। जैसे प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि मंदसौर में क्या है? सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ था कुमार गुप्त के समय, और वह रेशम व्यापारियों के द्वारा कराया गया था। ठीक है, ये भी फैक्ट्स है। और सबसे मेन फैक्ट जो है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय हुई थी? कुमार गुप्त के समय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय हुई थी? कुमार गुप्त प्रथम के समय। ओके, तो ये सारे बातें हो गई आज की क्लास में गुप्त साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के बारे में। वे और भी शासक हैं, जैसे इसके बाद इसका पुत्र स्कंदगुप्त और परवर्ती गुप्त शासकों की बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही बात करते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे अगली क्लास में, कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नमस्कार, शुभ रात्रि।